Hello everyone, today we are going to do different definitions of economics. First we'll do the wealth definition, which is given by Adam Smith. So wealth definition is economics is an inquiry into the factors that determine the wealth of a country and its growth. तो इट्स इंक्वायरी जैसे क्वेश्चनिंग हो गई इनटू द फैक्टर्स, वो ऐसे फैक्टर्स में क्वेश्चनिंग करती है जो डिटरमाइन करता है वेल्थ क्या है कंट्री की. वेल्थ सब चीज़ें से रिलेटेड हो जाती है और वेल्थ का मीनिंग क्या है वो आगे अपन पढ़ेंगे. एंड ग्रोथ एंड इट्स ग्रोथ में लाइक जैसे बढ़ना या फिर अचीव करना नई नई चीज़ें या वो ग्रोथ होना सिंपली, तो वो चीज़ें इसमें कंक्लूड हो जाती इंक्लूड. ओके. So first, Adam Smith, the father of modern economics, in his book An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations in 1976 defined that economics is an inquiry into the factors that determine the wealth of a country and its growth. Okay, जो factors determine करती है inquiry into the factors पे inquiry that determine the wealth and its growth. He emphasized the production and expansion of wealth. ही एम्फेसाइज मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना. द प्रोडक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ वेल्थ, उन्होंने ज़्यादा एम्फेसाइज किस चीज़ पे किया? प्रोडक्शन यानी वेल्थ को प्रोड्यूस करना, और एक्सपांशन मतलब उसको बढ़ाना या इंक्रीज़ करना या फैलाना. ठीक है, एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, ही एम्फेसाइज द प्रोडक्शन ऑफ एंड एक्सपांशन ऑफ वेल्थ एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. का मेन सब्जेक्ट मैटर इन्होंने क्या करा? प्रोडक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ वेल्थ. सेकेंड आता है अकॉर्डिंग टू JBC, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच डील्स विद वेल्थ. इकोनॉमिक्स एक साइंस है या आर्ट है, वो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. और यहाँ पे ये क्या है, JBC ने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस दैट डील्स विद द वेल्थ. इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो कि वेल्थ से डील करती है. ओके. इकोनॉमिक्स वॉज रिगार्डेड एज साइंस विच स्टडीड द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ. प्रोडक्शन कैसे वेल्थ को प्रोड्यूस करना है और कंजम्पशन कैसे वेल्थ को कंज्यूम करना है, ये सब क्या करती है इकोनॉमिक्स. इसलिए एक साइंस से रिगार्डेड मतलब एक साइंस मानी गई है विच स्टडी. ओके, सो इकोनॉमिक्स वॉज रिगार्डेड एज साइंस विच स्टडी द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ. देन थर्ड आता है रिकार्डो शिफ्टेड द एम्फेसिस फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. अब इसमें JBC ने क्या कर दिया? साइंस विच डील्स विद वेल्थ, इन्होंने क्या करा? इन्होंने प्रोडक्शन एंड कंजप्शन करा. फर्स्टली देखते हैं, एडम स्मिथ ने बोला प्रोडक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ वेल्थ. JBC है, इन्होंने कहा प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ. यहाँ से एक्सपांशन हटाइए, कंजप्शन कर दिया. फिर रिकार्डो ने क्या करा? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ से काय में चेंज कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ को मतलब वेल्थ को प्रोड्यूस करने से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ को फैलाना नहीं मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना सब में. ओके. अब इसमें आता है क्रिटिसिज्म. ये जो फर्स्ट डिफाइन थी ना, इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया डिफरेंट वेज में. सो फर्स्ट क्रिटिसिज्म है नैरो मीनिंग ऑफ वेल्थ. नैरो मतलब छोटा मीनिंग ऑफ वेल्थ. तो वेल्थ का क्या मीनिंग बताइए? लेट्स सी. नैरो मीनिंग ऑफ वेल्थ, द इकोनॉमिस्ट रिगार्डेड मेरली प्रीशियस मटीरियल गुड्स एज वेल्थ. अब ये जो इकोनॉमिस्ट है ना, ये तीनों JBC, रिकार्डो, एडम स्मिथ, इन्होंने क्या करा? जो वेल्थ थी, अब वेल्थ का मतलब अभी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि इन्होंने वेल्थ का मतलब क्या बताया. इन्होंने वेल्थ का मतलब बताया कि मटेरियल गुड्स. ठीक है, मतलब इन्होंने क्या करा इकोनॉमिस्ट ने, वेल्थ का मतलब क्या होता है? मटेरियल गुड्स बताया. लाइक जैसे बिजनेस है, अब बिजनेस में गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, सेल करते हैं, तो वो चीज़ें मटेरियल गुड्स में आ गई. ठीक है, समझ में आता है. बट आजकल जो इमटेरियल सर्विसेज है, मतलब जैसे डॉक्टर है तो वो सर्विस देता है, वो कोई गुड्स नहीं है, तो वो काउंट इसमें नहीं किया है. किया है. बट नाउ इट इज इमटेरियल सर्विसेज लाइक द एक्ट ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स एक्सेट्रा इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन वेल्थ. आजकल ना ये चीज़ें भी वेल्थ में इंक्लूड है. बट यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने सिर्फ मटेरियल गुड्स को ही एज अ मेंशन किया है. दिस इकोनॉमिस्ट रिगार्डेड मेरली प्रीशियस मटेरियल गुड्स एज वेल्थ. जो मेरली प्रीशियस मटेरियल गुड्स हैं उन्हीं को वेल्थ रिगार्ड किया है. बट आजकल इमटेरियल सर्विसेज लाइक डॉक्टर्स की हो गई, टीचर्स की हो गई, वो भी वेल्थ में इंक्लूड होती है. सो दैट वॉज द क्रिटिसिज्म, फर्स्ट क्रिटिसिज्म. सेकेंड क्रिटिसिज्म आता है मोर इम्पोर्टेंस टू वेल्थ. सो मोर इम्पोर्टेंस टू वेल्थ, दिस डेफिनेशन गिव टू मच इम्पोर्टेंस टू मटेरियल वेल्थ एंड इग्नोर ह्यूमन वेलफेयर एस्पेक्ट इन मोर वैल्यूज़. अब ह्यूमन वेलफेयर क्या है वो आगे अलग अलग डिफाइंस में क्या आपके क्लियर होता जाएगा ये कॉन्सेप्ट. जैसे वेल्थ का मीनिंग अब पता चल गया, इन्होंने मटेरियल गुड्स को एज अ वेल्थ काउंट किया. बट जो कि सर्विसेज हैं डॉक्टर की, टीचर्स की, वो आजकल इंक्लूड होती है.
तो इसलिए उसको क्रिटिसिज्म मिला डिफाइन को। सेकेंड पॉइंट है कि मोर इम्पॉर्टेंस टू वेल्थ, इन्होंने वेल्थ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी मटेरियल वेल्थ को, और मोरल वैल्यूज़ या ह्यूमन वेलफेयर मतलब जो गुडविल वगैरह होती है उनको इग्नोर कर दिया, मटेरियल वेल्थ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई। सेकेंड डिफाइन आती है अपने पास मटेरियल वेलफेयर डिफिनेशन। मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन में ये अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी ये वाली डिफाइन। अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स published in 1890 has defined economics in this terms। ये 1819 में पब्लिश हुई थी और किस वाली बुक में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। ओके, इन्होंने क्या लिखा, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड यानी ह्यूमन वेलफेयर या ह्यूमंस के बारे में हो गया, इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, जो अपन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ मतलब डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती है वो। It examines that part of individual and social action which is most intimately connected with attainment and use of material requisites of well-being। Okay, अब ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा इस डिफाइन का मीनिंग। The main features of Marshall's definitions are economics is a social science and it studies the economic activities of a social, normal and a real man। इकोनॉमिक्स क्या एक सोशल साइंस है, पहले साइंस बोल रहा है कोई, फिर सोशल साइंस बोल रहा है, अभी आगे आर्ट्स भी आने लग जाएगा, तो ये अलग अलग चीज़ हो जाती है। तो इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है जो कि स्टडी करता है क्या क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ सोशल नॉर्मल एंड अ रियल मैन। ठीक है, ये तीनों फैक्टर्स इसमें आ गए। देन सेकंड आता है वेल्थ इज अ मीन्स वाइल इट्स एंड इज ह्यूमन वेलफेयर। दैट इज वेल्थ इज़ फॉर मैन एंड मैन इज़ नॉट फॉर वेल्थ। जो वेल्थ है या जो मटेरियल गुड्स है वो किसके लिए है, इंसानों के लिए, बट इंसान थोड़ी वेल्थ के लिए है। ओके, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट आगे आगे जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे वैसे क्लियर हो जाएगा। एंड वेल्थ इज़ अ मीन्स वाइल इट्स एंड इज़ ह्यूमन वेलफेयर। वेल्थ एक मीन्स है कि अपनी जो वांट्स हैं उनको फुलफिल करना, और अगर इसका जो एंड है, वेल्थ का जो एंड है वही ह्यूमन वेलफेयर है। ठीक है, द सेंट्रल पॉइंट इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज मैंस मटेरियल वेलफेयर। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ मैंस मटेरियल वेलफेयर। अब इनको क्रिटिसिज्म क्यों मिला और किस किस बात को लेके मिला। रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल गुड्स। अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक स्टडीज अबाउट मटेरियल गुड्स ओनली, बट दिस इज नॉट सो। इकोनॉमिक स्टडीज अबाउट सर्विसेज एज वेल, सच एज द सर्विसेज ऑफ अ टीचर, अ डॉक्टर, एन एडवोकेट, अ सिंगर एक्सेट्रा। अब इन्होंने सिर्फ मटेरियल गुड्स को बताया तो यहाँ पे भी सर्विसेज हट गई। जैसे वहाँ पे वेल्थ में सिर्फ मटेरियल गुड्स ही था वहाँ पे भी, तो वहाँ पे भी सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया गया था, और यहाँ पे भी सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है जो दोनों डिफाइन में देखा गया। दैन सेकेंड है इकोनॉमिक हैज़ नो रिलेशन विद द मटेरियल वेलफेयर। According to Professor Robbins, economics cannot be linked directly with material welfare. It is because of many reasons. 1. The concept of welfare cannot be defined exactly. फर्स्ट रीज़न ये है कि जो कॉन्सेप्ट है वेलफेयर का वो डिफाइन ही नहीं हो सकता एग्जैक्टली क्या मतलब है उसका। सेकेंड है इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी अ नंबर ऑफ सच एक्टिविटीज़ दैट कैनॉट बी रिगार्डेड गुड फ्रॉम द वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू। और इकोनॉमिक्स में इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो कि जो वेलफेयर का पॉइंट ऑफ व्यू है ना उससे वो नहीं देख सकते उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल वार, प्रोडक्शन ऑफ वाइन एक्सेट्रा। अब ये इलीगल चीज़ें हो गई जैसे प्रोडक्शन ऑफ वाइन, तो ये गुड्स की एज अ वेलफेयर कहाँ है, प्रोडक्शन ऑफ वाइन में वेलफेयर नहीं है, सो वी कांट कंसिडर इट एज अ गुड। सो ये एक्सेप्शंस हो जाते हैं एक तरह से। वार के लिए वेपन्स, तो वेपन्स तो डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी कहाँ अच्छी चीज़ है। तो ये मटेरियल वेलफेयर कहाँ हुआ, इसमें वेलफेयर नहीं हो सकता ना, दैट इज़ द थिंग। मटेरियल तो है ठीक है बट वेलफेयर नहीं दिख रहा है इसमें। सो या थर्ड है इकोनॉमिक्स डू नॉट हैव एन एप्रोप्रिएट स्केल ऑफ मेजरमेंट बाय विच वेलफेयर कैन बी मेजर्ड। अब वेलफेयर एक ऐसी क्वालिटी समझ सकते हैं कि जो कि मेजर्ड नहीं हो सकती इन टर्म्स ऑफ स्केल एंड ऑल दैट। ओके, सो ये तीन बातें इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट है कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर डिफाइन ही नहीं हो सकता एग्जैक्टली। सेकंड है कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वेलफेयर नहीं कहलाई जा सकती, कुछ ऐसे गुड्स भी होते हैं। और थर्ड है कि इसे मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, फर्स्ट था रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल गुड्स, सेकेंड इकोनॉमिक हैज़ नो रिलेशनशिप विद द मटेरियल वेलफेयर। थर्ड आता है रॉन्ग डिवीजन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। Marshall division of human activities into economic and non-economic
activities was also not correct. In the opinion of Robbins, activities are neither completely economic nor wait a second. In the opinion of Robbins, activities are neither completely economic nor non-economic. Rather, every activity has many aspects and one of them is more often an economic aspect. मार्शल डिवीजन ऑफ मार्शल ने क्या करा, डिवीजन कर दिया ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, किस में, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में, जो कि लोगों ने उसको भी उस पर भी क्रिटिसाइज़ किया कि ये गलत है, ये बिल्कुल एकदम करेक्ट नहीं है. और जो रॉबिन थे उनकी नज़रों में क्या हुआ, एक्टिविटीज़ रॉबिन्स का मानना ये था कि जो एक्टिविटीज़ है ना तो वो कम्प्लीटली इकोनॉमिक है और ना ही वो कम्प्लीटली नॉन इकोनॉमिक है, वो मिक्स में रहती है थोड़ी. और जो रेदर इवन मतलब जो सारी एक्टिविटीज़ है उनके बहुत सारे एस्पेक्ट्स है और वन ऑफ देम उसका एक एस्पेक्ट ये है कि वो ज़्यादातर इकोनॉमिक एस्पेक्ट से काउंट होती है. ओके, तो इस बात पे भी उनको क्रिटिसाइज़ किया गया. दो मार्शल्स डेफिनेशन वाज बेटर देन द वन गिवन बाय अदाम स्मिथ. अब अदाम स्मिथ ने जो डिफ़ाइन दी उससे मार्शल की डिफ़ाइन बेटर हो गई. अब दो और डिफ़ाइंस देखेंगे तो जो फोर्थ वाली होगी वो सबसे बेस्ट है, अभी तक वही चल रही है और वही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. ओके, सो मार्शल की डिफ़ाइन क्या थी, बेटर थी देन अदाम स्मिथ बिकॉज ऑफ द अफोरसेड क्रिटिसिज्म. इट वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम. और इसमें भी इतने क्रिटिसिज्म मिले तो ये भी रिजेक्ट हो गई थी, थोड़े टाइम ये चली थी फिर ये रिजेक्ट हो गई थी. इसके बाद आती है लॉर्ड रॉबिन्स की स्कार्सिटी डेफिनेशन. Lord Robbins in his book An Essay on Nature and Significance of Economic Science published in 1932 has defined economics in these words. Economics is a science that studies human behavior as a relationship between ends and scars means which have alternative uses. इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है जो कि ये कह ही रहे थे, ठीक है, एक साइंस जो कि सब कहते हैं कि इकोनॉमिक एक साइंस है. क्या स्टडी करती है, ह्यूमन बिहेवियर, इसमें वेलफेयर वगैरह सब का इंक्लूड हो जाता है. एंड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स. एंड्स और स्कार्स क्या होते हैं वो आगे पढ़ेंगे. जैसे ह्यूमन जो वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है, वो एंड्स हो गई, और स्कार्स क्या हो गई कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है. तो स्कार्स मतलब कमी, ठीक है. स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, अलग अलग यूजेस होते हैं. तो विल डिस्कस इट. जैसे ये आ गया, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन दिस डेफिनेशन. दे आर, फर्स्ट आता है एंड्स. दिस रिफर टू ह्यूमन वांट्स. जो ह्यूमन वांट्स है या जो अपनी मतलब ज़रूरतें हैं, या जो भी अपन बोले कि जैसे अपन को पहले अपन को रहता है कि अपन को साइकिल ख़रीदनी है, अपन ज़िद करके साइकिल ख़रीद लेते हैं. उसके थोड़े टाइम बाद अपनी नई वांट वो हो जाती है कि अपन को बाइक ख़रीदनी है. चलो फिर बाइक भी मिल जाती है, फिर 5-10 दिन बाद फिर नया वो वांट आता है कि कार ख़रीदनी है अब तो ऐसे जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है. ओके, so as this refers to human wants, there are unlimited human wants which is the fact of life. When one want gets satisfied another want crops up. जैसी एक want पूरी नहीं होगी कि दूसरी तो रेडी रहती है कि हाँ भाई हमने साइकिल ले ली, अब बाइक के लिए डिमांड करनी है, ठीक है. अब स्कार्स मीन्स क्या होता है, दिस रिफर्स टू scarcity of resources. Resources are scarce in relation to wants. All wants cannot be satisfied. Human beings have to decide which wants satisfaction they desire first. और जैसे क्या होता है, स्कार्स में 2 चीज़ हो जाती है. एक तो होता है लिमिटेड रिसोर्सेज कि मतलब लोगों की डिमांड ज़्यादा है पर रिसोर्सेज लिमिटेड है, और लोगों की वांट्स भी अनलिमिटेड है. और एक हो जाता है कि जैसे नेसेसरी प्रोडक्ट्स हो गए या लग्जरी प्रोडक्ट्स हो गए, तो उसमें चीज़ें वो हो जाती है कि स्कार्स में ये भी हो सकता है कि पैसे कम हो, तो वो सारी चीज़ हो जाती है कि स्कार्स का सिंपली मीन्स है कि लिमिटेड रिसोर्सेज, और एंड्स मतलब अनलिमिटेड वांट्स. ओके, अब थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अल्टरनेटिव यूजेस. दिस रिफर्स टू अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल, coal is used in factories in running railways in thermal power stations for electricity. अब इसने कोल को क्या बताया है, स्कार्स बताया, मतलब कोल क्या एक तरह से लिमिटेड है, ठीक है. अब इसकी अनलिमिटेड वांट्स कहाँ से हो गई कि मतलब रेलवेज़ वालों को भी चाहिए, फैक्ट्रीज़ वालों को भी चाहिए, थर्मल पावर में भी चाहिए, तो मतलब कोल एक है और उसके यूजेस कितने सारे हैं. तो दैट्स द थिंग. तो ये 3 चीज़ें इसमें है, ह्यूमन वांट्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, different alternative uses. In short, according to Robbins, economics is a science of choice. It deals with how the resources of society should be allocated to the satisfaction of different wants. ठीक है,
समझ में आ गया कि इकोनॉमिक क्या एक साइंस ऑफ चॉइस है और इट डील्स विद हाउ द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी शुड बी एलोकेटेड टू सेटिस्फाई, मतलब वो कैसे रिसोर्सेज को अपन को यूज़ करना है ताकि अपनी वांट सेटिस्फाई हो सके, डिफरेंट वांट सेटिस्फाई हो सके। तो उसको एक तरह से इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस की चॉइस करनी है कि भाई दो चीज़ें हैं, अब उसमें से एक ही खरीद सकते हैं ड्यू टू सम जो भी इसमें आया है स्कार्स और एंड्स की वजह से, तो उसमें एक ही खरीद सकते हैं। तो क्या हो गया, साइंस ऑफ चॉइस हो गई। नेक्स्ट आता है क्रिटिसिज्म। रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ ऑल्सो बीन क्रिटिसाइज्ड बाय मैनी इकोनॉमिस्ट। अब रॉबिन्स को भी किसी ने नहीं छोड़ा, उसकी डिफाइन को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला। और इसकी जो मेन पॉइंट्स थे क्रिटिसिज्म का वो क्या है, न्यूट्रल टुवर्ड्स एंड, first and neutral towards end. This definition regards economics as neutral towards end. If it is accepted, then the study of economics would be of no use. ये डेफिनेशन क्या करती है, ये डिफाइन अपन को साफ कह रही है कि इकोनॉमिक एज न्यूट्रल टुवर्ड्स एंड्स की मतलब लोगों की तो एंड्स ख़त्म ही नहीं होगी, अनलिमिटेड है। तो अगर अनलिमिटेड है, इफ़ इट इज़ एक्सेप्टेड देन द स्टडी ऑफ फिर तो इकोनॉमिक्स की स्टडी ही इकोनॉमिक्स की स्टडी का ही कोई मतलब नहीं होगा अगर वांट्स ही अनलिमिटेड है या एंड टूवर्ड्स एंड कि न्यूट्रल टूवर्ड्स एंड, मतलब एंड ही नहीं है इसका कहीं पे, तो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स वुड बी ऑफ नो यूज़ एंड इकोनॉमिक्स वुड नॉट रिमेन अ फ्रूटफुल साइंस। और इकोनॉमिक्स का कोई मतलब नहीं रहेगा फिर। इफ़ एन इकोनॉमिक्स हैज़ टू एडवाइज ऑन पॉलिसी मैटर्स, इकोनॉमिक्स कैन नॉट रिमेन टूवर्ड्स न्यूट्रल टूवर्ड्स एंड। ठीक है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि वो न्यूट्रल टूवर्ड्स एंड रहे। ठीक है, ट्रूली इकोनॉमिक्स is both positive science as well as normative science, and economist is a tool maker as well as tool user. इकोनॉमिक एक बहुत मतलब एक पॉजिटिव साइंस भी है, नॉर्मेटिव भी है, उनके दोनों क्या है वो आगे चैप्टर में आ जाएगा। एंड इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिस्ट जो होता है वो टूल मेकर होता है एज वेल एज टूल यूज़र होता है। ठीक है, एक तो इसने प्रॉब्लम बता दी, क्रिटिसिज्म बता दिया, फर्स्ट की न्यूट्रल टुवर्ड्स एंड, सेकेंड आता है प्रॉब्लम ऑफ अबंडेंस। अब इसने भाई ने स्कार्सिटी भी बताया। सो सेकेंड पॉइंट आता है प्रॉब्लम ऑफ अबंडेंस। अबंडेंस मतलब ज़्यादा होना। ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स डू नॉट अराइज फ्रॉम स्कार्सिटी। सिर्फ स्कार्सिटी या कमी से प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होती है, सम ऑफ देम अराइज फ्रॉम अबंडेंस ऑल्सो। जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ ओवर प्रोडक्शन होगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो मतलब दोनों चीज़ें प्रॉब्लम है, अबंडेंस होना भी प्रॉब्लम है और स्कार्सिटी होना भी प्रॉब्लम है। तो इसमें ये दो क्रिटिसिज्म है मेन। देन फोर्थ आती है ग्रोथ डेफिनेशन, जो कि पॉल ए सैमुएल्सन ने दी थी एंड इट वॉज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। और इस डिफ़ाइन ने क्या करा था, जो मार्शल रॉबिन्स और सबकी डिफ़ाइन को मिक्स करके जो भी इनके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स थे डिफ़ाइन के, उन सबको एक साथ इकट्ठा करके उन्होंने एक डिफ़ाइन दी है। और दिस डेफिनेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। In short, the growth definition of economics is most comprehensive of all the earlier definitions. अगर सारी पहले definitions में से पूछा जाए तो growth definition सबसे appropriate है। So what is the growth definition? Let's read it. Economics is a study of how people and society end up choosing with or without the use of money to employ scarce productive resources that could have alternative uses. तो इकोनॉमिक एक स्टडी है कि कैसे पीपल और सोसाइटी एंड अप चूजिंग या तो मनी की यूज़ से या विदाउट मनी यूज़। अब जैसे मटेरियल गुड्स को बार बार वो करा जा रहा था, वेल्थ को भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, तो इसमें दोनों चीज़ कंक्लूड कर दी कि विद और विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, और पीपल एंड सोसाइटी एंड अप चूजिंग विद और विदाउट द यूज़ ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जो लिमिटेड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं जो कि अल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं उनके, टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज़ ओवर टाइम। विद इन अ गिवन टाइम वो वेरियस कमोडिटीज़ या प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करा जा सके, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके काहे के लिए, कंजप्शन के लिए, या तो अभी या फ्यूचर में अमंग वेरियस पर्सन्स एंड ग्रुप्स इन द सोसाइटी। ओके, so economics is the study of how people and society end up choosing with or without the use of money to employ scarce productive resources that could have alternative uses, to produce various commodities over time and distribute them for consumption now or in the future among various persons and groups in the society. It analyzes cost and benefits of improving patterns of resources allocation. और ये कॉस्ट और बेनिफिट जो भी होता है या इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो सारी चीज़ें होती हैं उसको एनालाइज करता है। तो दिस वाज अ परफेक्ट डिफाइन फॉर इट। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।